Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it's me, Professor Naeem Ahmed, and I'm your chemistry teacher. Dear students, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 के हवाले से, जो कि फर्स्ट हाफ बुक 2 से लिया गया है और बुक 2 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन्स का फर्स्ट हाफ है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स हम अपने टॉपिक को। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर बात करें कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर 8 हमारे पास मौजूद है, जो चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स कीटोन से मुतालिक है, इंट्रो अप टू हैलोफॉर्म रिएक्शंस, यहाँ पे हम बात करेंगे। ये फर्स्ट हाफ बनेगा। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के हवाले से हम बात करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये आपके पास जो है फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है। ये ग्रुप जो है स्टूडेंट्स कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जरा बात सुनिएगा कि अगर इसके एक तरफ R लगा हो और दूसरी तरफ H लगा हो तो ये एल्डिहाइड्स कहलाते हैं, जबकि अगर दोनों तरफ R लगा हो यानी एल्काइल ग्रुप लगा हो देन डियर स्टूडेंट्स इट वुड बी कॉल्ड द कीटोन। यहाँ जरा ध्यान से सुन लें कि हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें से कार्बोनाइल कार्बन ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑक्सीजन जो है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जरा गौर से सुन लें कि जो कार्बन है जो कि सेंट्रल एटम है, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो डेफिनेटली ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रखेगा और यहाँ पे हर जो बॉन्ड एंगल है वो 120 के बराबर होगा। डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से सुने। जैसे कि हमने बात की कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आते हैं, जिन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है डियर स्टूडेंट्स, और वो है CnH2nO। डियर स्टूडेंट्स, ये बात जरा गौर से सुन लें कि जब कभी सेम जनरल फॉर्मूला हो तो उस वक्त कोई भी दो क्लास जो होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनके दरमियान फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। तो ये शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हुए। डियर स्टूडेंट, इससे आगे अगर हम चलें तो हमारे पास ये एल्डिहाइड का मतलब एक स्ट्रक्चर मैंने जनरल आपके सामने लिखा है, और यहाँ एक क्वेश्चन बताया है आपको, एक एमसीक्यू अक्सर आया होता है, यहाँ से एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले कि R इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो क्या करता है, यहाँ जरा ध्यान से सुन लें, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ये पोलैरिटी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो पोलैरिटी है डियर स्टूडेंट्स उसको सप्रेस कर देगा, उसको कम करेगा। उसके साथ साथ एक और बात जरा गौर से सुन लें कि जो एल्काइल ग्रुप है वो बल्कि नेचर का यहाँ पे मौजूद है, और दूसरी बात जरा गौर से सुन लें, चूंकि ये बल्कि ग्रुप है, अगर दोनों साइड से R ग्रुप अटैच हो गया तो डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाएगा और यहाँ के जो रिएक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी जब कभी आपके पास R जो है यानी आपके पास इंक्रीज होंगे या आपके पास बल्कि ग्रुप अटैच होंगे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस काज करेंगे, और जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो रिएक्शन की रेट को कम करती है। इस वजह से चूंकि एल्डिहाइड में या तो एक R लगा होता है या कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होता, इस वजह से हमारे पास ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे एक MCQ का हवाला दे सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव वन। यहाँ सबसे पहले है HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद CH3CHO यानी आपके पास क्या है, आप जानते हैं एसिटल्डिहाइड है, उसके बाद CH3CH2CHO प्रोपेनल्डिहाइड, और उसके बाद ये हमारे पास है CH3COCH3 मतलब एसीटोन। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर इनमें कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। डियर स्टूडेंट, उसकी वजह क्या है उसमें जरा ध्यान से सुन लें कि दोनों तरफ, पहली बात तो ये कि दोनों तरफ यहाँ R के बजाय H लगा हुआ है, जो आपके पास जो है अगर हम बात करते हैं तो इसकी पोलैरिटी भी सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पे इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस भी सबसे कम है। इस वजह से दोनों फैक्टर्स इसको मोस्ट रिएक्टिव बनाते हैं, जबकि बाकियों के अंदर ऐसा नहीं है। जी डियर स्टूडेंट, इससे आगे देखें कि एल्डिहाइड जो होते हैं इनके लिए अक्सर एक MCQ पूछा जाता है कि ये चूंकि टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद होते हैं, हमेशा एट द एंड ऑफ द चेन होते हैं, इसलिए इनकी पोजीशन को लोकेट करना, पोजीशन को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता। जी डियर स्टूडेंट, उसके बाद देखें जरा, अगर हम कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन्स
ऑलवेज विद इन द चेन होते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? ऑलवेज विद इन द चेन। यहां देखें, जब ये विद इन द चेन होंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो है ये या तो सिमेट्रिक नेचर के होंगे या एसिमेट्रिक के होंगे। तो यहाँ पे इनकी क्लासिफिकेशन सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के हिसाब से भी की जा सकती है डियर स्टूडेंट। उससे आगे चलें तो एल्डिहाइड जो है उनके नोमेनक्लेचर के हवाले से हम कुछ बात करेंगे कि जो आपके पास एल्डिहाइड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उनका जो आईयूपैक नेम है वो एल्केनल्स होता है। क्या होता है? एल्केनल्स। अगर कॉमन नेम देखें तो ये हमारे पास जो है कि जो एल्डिहाइड है उसका नाम दिया जाता है जो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके आगे एल्डिहाइड लगा के। जैसे HC आपके पास HO है जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, तो फॉर्मिक एसिड से IC को खत्म करके आप फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे। जो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन वाला, उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसका नाम देंगे अगर कॉमन नाम दे रहे हैं तो। लेकिन अगर हम आईयूपैक सिस्टम के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हवाले से डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे तो उस वक्त ये आपके पास क्या होगा? एल्केनल्स होगा। कैसे एल्केनल्स होगा? इसमें से एल्केन, ठीक है, वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा और Al जो है, जो आपके पास सफिक्स आप लगा रहे हैं, वो एल्डिहाइड को जाहिर करेगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस वजह से इसका नाम बनेगा एल्केनल्स। जैसे अगर एक कार्बन वाला है तो मैथनल, दो कार्बन वाला है तो आपके पास एथेनल एंड सो ऑन। उसके बाद अगर कीटोन्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इनका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम अगर हम बात करते हैं तो इनके कॉमन नेम होंगे जैसे एसीटोन है, यानी कि ये आपके पास जो है, जो भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके एंड से IC को खत्म करके हम क्या लगाएंगे? उनके साथ ONE लगा देते हैं नॉर्मली। और लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं, जैसे कि नॉर्मली हमने बात की एसिटिक एसिड से एसीटोन हो जाता है, इसी तरह से आपके पास और बहुत सारे हैं। लेकिन अगर IUPAC सिस्टम की बात हम करते हैं तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इनका नाम होता है एल्केनोन्स। क्या नाम होता है? एल्केनोन्स। इनमें देखें डियर स्टूडेंट्स, एल्केन कार्बन नंबर को जाहिर करता है, जबकि ONE1 जो है वो किसको जाहिर करता है? वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो कि आपके पास कीटोन है उसको जाहिर करता है डियर स्टूडेंट। इसके बाद इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, इसके अकरेंस से मुतालिक, इसके कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ये कह सकते हैं आप कंपाउंड्स के मुतालिक बात करने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें जरा, हमारे पास अकरेंस के हवाले से कुछ MCQ यहाँ अक्सर पूछे जाते हैं कि जैसे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है कैम्फोर का, अक्सर ये पूछ लिया जाता है, ये कीटोन है, ठीक है, कीटोन है जो कि कैम्फोर के नाम से मौजूद है। अगर यहाँ पे बात करें तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, वो आपको MCQ की सूरत में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर ड्रा करके कह सकता है कि विच वन इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर कैम्फोर। तो ये आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है डियर स्टूडेंट। एक और कीटोन यहाँ पे मैथनॉन है। अगर मैथनॉन की डियर स्टूडेंट्स हम बात करें तो मैथनॉन भी आपके पास क्या है? कीटोन है। ये इसका स्ट्रक्चर भी आपसे पूछ सकता है। ये दोनों प्रीवियस आपके पास जो पेपर्स हैं उनके अंदर आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपके सामने हवाले के तौर पे यहाँ लिख दी हैं ताकि आपको याद रहें। उसके बाद दूसरी चीज़ देखें ज़रा कि मोस्टली शुगर जो हैं या फिर ऑयल्स ऑफ फ्रेग्रेंस, ये एल्डिहाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड जो है वो शुगर्स में पाए जाते हैं, या ऑयल्स जो कि फ्रेग्रेंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम इसकी मेथड्स की बात करेंगे कि किन मेथड्स के ज़रिए से एल्डिहाइड्स को या कीटोन्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे थॉरोली, ताकि आप लोगों को सैचुरेट किया जा सके। ज़रा ध्यान से सुने। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का लेबॉर्ट्री मेथड पढ़ेंगे कि लेबॉर्ट्री मेथड के अंदर या लैब के अंदर से कैसे बनाया जाता है। उसके लिए देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैथनॉल का रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, जबकि प्लेटिनम एस्बेस्टॉस यहाँ मौजूद होता है। 300 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनता है और साथ वाटर बनता है। ध्यान से सुन लें स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हासिल होती है जिससे फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन, जिससे मुख्तलिफ मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रा ध्यान से सुन लें कि हमारे पास जो फॉर्मल्डिहाइड जब बनता है तो फॉर्मेलिन कैसे हासिल होती है। यहाँ पे असल में एक मिक्सचर हासिल होता है फॉर्मल्डिहाइड का, जो कि देखें फॉर्मल्डिहाइड इसमें कितना होता है? 40%।
अनरिएक्टेड मेथनॉल जो है वो 8% होता है और जो वाटर होता है डियर स्टूडेंट वो 52% होता है। ये बात जरा क्लियर तरीके से सुन लें कि फॉर्मेलिन इज अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, वाटर एंड अनरिएक्टेड मेथनॉल। जी स्टूडेंट्स दोबारा से बता देता हूं कि फॉर्मेलिन एक मिक्सचर है जो कि फॉर्मल्डिहाइड पे और अनरिएक्टेड मेथनॉल पे और वाटर पे कंपोज करता है, ये कंसिस्ट करता है। ये आपके सामने उसकी कॉम्पोजिशन मैंने लिख दी है और अक्सर ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फॉर्मेलिन, तो ये आपके सामने मौजूद है। उसके आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ है इंडस्ट्रियल मेथड कि हम फॉर्मल्डिहाइड को किस तरह से इंडस्ट्रियली प्रिपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे। यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम बात करें ये CH3OH जो कि आप जानते हैं कि मेथनॉल है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन की जाए, इसे ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और कंडीशन जो है, ये बात जरा गौर से सुन लें टेम्परेचर की, वो क्या होनी चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस। जी स्टूडेंट्स 500 डिग्री सेल्सियस पे जब ये रिएक्शन हम कैरिड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और साथ क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, वाटर बनेगा। अब यहाँ जरा ध्यान से सुन लें, ये रिएक्शन चूंकि लार्जर हमें अमाउंट देता है किसकी, फॉर्मल्डिहाइड की, और इसके साथ साथ एक और बात जरा गौर से सुन लें, हम अपने इंडस्ट्रियल नीड जो कि फॉर्मल्डिहाइड की होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए यही मेथड इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज कर रहे होते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे देखें जरा कि अगर हम एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और इसे हीट करें तो हमें क्या मिलता है, एसिटल्डिहाइड मिलता है। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्या कर रहे हैं, एथेनॉल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पे एसिटल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन शर्त क्या है कि आप प्रोडक्ट को इमीडिएटली रिमूव करेंगे। प्रीवियस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, जरा ध्यान से सुन लें कि which would be the product if ethanol is going to oxidize in the presence of sodium dichromate in the presence of sulfuric acid on heating if product removed immediately। तो आपके पास जो है वो आपसे अगर ये बात पूछता है, वो आपसे कहे एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड पे क्या कहे, ऑल ऑफ दीज, तो जवाब क्या होगा, अगर इमीडिएट कहेगा तो हमारे पास क्या होगा, CH3C+OH यानी एसिटल्डिहाइड वुड बी द प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट होने दें तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, आपके पास एसिटिक एसिड भी बन सकता है, और अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बन सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जब इमीडिएट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो फिर एसिटल्डिहाइड वुड बी द प्रोडक्ट। याद रखें जरा। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड उसके जरिए से किस तरह से एसिटल्डिहाइड को बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान से सुने, जब इन दोनों का मिक्सचर हीट किया जाता है तो इसकी पायरोलिसिस होती है, इसकी ब्रेकेज होती है। यहाँ से देखें जरा, ये जो आपके पास कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है वो यहाँ से ब्रेक होता है और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड है वो यहाँ से ब्रेक करता है। डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान से सुन लें कि ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इस आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लगेगा तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, और उसके साथ साथ जरा ध्यान से सुने, ये हाइड्रोजन इस आपके पास एसाइल ग्रुप के साथ जब अटैच होगा तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, फिर से एसिटल्डिहाइड। तो 2 मोल बनेंगे किसके वाला, एसिटल्डिहाइड के, और साथ आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिमूव हो जाएगा। डियर स्टूडेंट जरा बात सुन लें कि हमारे पास ये जो रिएक्शन कंसिडर किया गया है ये पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ क्या है, फॉर्मिक एसिड है। जब भी कभी हम मिक्सचर की बात करेंगे तो ये चीज आपके सामने होगी डियर स्टूडेंट। अच्छा एक और बात जरा गौर से सुन लें कि अगर सिर्फ इसी को पायरोलिसिस इसी की करवाई जाए, इसके 2 मोल लिए जाएं तो उस वक्त एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा, एसीटोन। डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। और अगर सिर्फ इसकी करवाई जाए तो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। डियर स्टूडेंट एक और बात जरा गौर से सुन लें, इससे आगे चलते हैं, हम रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं कि जो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी कैसे एक्सप्लेन हो सकती है, उसकी रिएक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये बात जरा गौर से सुन लें। पहले हम इस ग्रुप को देखते हैं मुकम्मल तौर पे। यहाँ देखें जरा, ये जो कार्बन डियर स्टूडेंट्स मौजूद है
ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब अगर कार्बन के बारे में देखें तो कार्बन आपके पास जो है 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो वो तकरीबन 1 के बराबर है और ये आपके पास पोलर ग्रुप है। इसकी पोलैरिटी इसका मेन जो है रिएक्टिविटी का हिस्सा जाहिर करती है। इसकी रिएक्टिविटी सारी की सारी इसकी पोलैरिटी पर डिपेंड करती है। देखें जरा, इसमें जो पार्शियल नेगेटिव एंड है डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि ये नेगेटिव है और इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी अटैक करेगी। जबकि यहां देखें तो ये पार्शियल पॉजिटिव है डियर स्टूडेंट्स, और पार्शियल पॉजिटिव वो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात जरा गौर से सुन लें कि जो चीज पार्शियल पॉजिटिव है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, जो न्यूक्लियस लविंग है, जो पॉजिटिव लवर है, और जो आपके पास पार्शियल नेगेटिव है उसके ऊपर क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। एक और बात जरा गौर से सुन लें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो किस टाइप के रिएक्शंस देते हैं, जैसे लेट सपोज मैं आपसे एमसीक्यू पूछ लेता हूं कि विच टाइप ऑफ द रिएक्शंस शोन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अल्फा ऑप्शन अगर मैं आपसे कहता हूं क्या भला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बीटा ऑप्शन मैं आपसे कह देता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चार्ली ऑप्शन में आपसे कह देता हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और डेल्टा ऑप्शन में आपसे कह देता हूं डियर स्टूडेंट्स क्या, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो डेल्टा वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं डियर स्टूडेंट्स। इससे आगे मजीद इसके तमाम के तमाम रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए यहां जरा ध्यान से सुन लें, हमारा आज का जो हिस्सा है वो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस का है। उसे डिस्कस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां देखें जरा, बेस कैटलाइज्ड जो रिएक्शंस होते हैं उनके लिए सबसे पहले तो हम जनरल मैकेनिज्म उनका डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो जनरल मैकेनिज्म है उसके हवाले से देखें। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि ये कोई भी मतलब जो है बेस न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगी और वहां से उसे रिमूव करके डीप्रोटोनेशन करेगी और वाटर बनाएगी और न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगी। जी डियर स्टूडेंट्स, ये बात जरा गौर से सुन लें कि जो हमारे पास बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इंक्रीज करते हैं क्या वाला, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जी स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, ये बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म इंक्रीज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा होता है। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है और जब ये अटैक करेगा तो डेफिनेटली ये कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव है उसके ऊपर अटैक करेगा, जबकि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है ऑब्टेन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ जरा ध्यान से सुने, नेक्स्ट स्टेप के अंदर यानी थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ टोटल स्टेप्स कितने हैं। फर्स्ट के अंदर क्या हो रही है, डीप्रोटोनेशन और न्यूक्लियोफाइल जनरेशन हो रही है। दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है और डियर स्टूडेंट्स तीसरे स्टेप के अंदर जो आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो इस वाटर के अंदर से प्रोटॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, डिटैच करेगा और यहाँ क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, बेस को दोबारा से जनरेट करेगा। यानी बेस वुड रीजनरेटेड अगेन, जो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, चूंकि वो कैटलिस्ट है और आप जानते हैं कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन रीजनरेट होता है। अगर यहाँ पे आप जानते हैं कि आपके पास बेस जनरेट हो रहा है तो उसको जनरेट करने के लिए क्या हो रहा है, वाटर के ऊपर ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है एंड देन जाके ये आपके पास क्या होगा, बेस जो है यहाँ से रीजनरेट होगा। जी डियर स्टूडेंट, इसी के पैटर्न पे हमने तमाम के तमाम रिएक्शंस आज डिस्कस करने हैं। देखें सबसे पहला रिएक्शन वो क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जरा ध्यान से सुने, जब आप क्या करते हैं, एडिशन करते हैं किसकी, हाइड्रोजन साइनाइड्स की, तो यहाँ आपके पास क्या बनते हैं, सयानोहाइड्रिन। क्या बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, सयानोहाइड्रिन। और यहाँ आपके पास जो रिएजेंट है जिसकी मौजूदगी में, कैटलिस्ट है जिसकी मौजूदगी में आप रिएक्शन करवा रहे हैं, वो बेस है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ जरा ध्यान से सुने, अगर ये आपके पास जो सयानो ग्रुप है, लेट्स से कि आप ये एसिटाल्डेहाइड से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और एसिटाल्डेहाइड के बाद जो आपके पास क्या बना है, सयानोहाइड्रिन बना है, एसिटाल्डेहाइड सयानोहाइड्रिन।
अगर आप इसकी क्या करवाते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। जी डियर स्टूडेंट, तो ये साइनाइड जो है आपके पास, जो साइनाइड ग्रुप है डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखें कि जब भी हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवा रहे होते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है डियर स्टूडेंट, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। जी ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि साइनाइड वुड बी कन्वर्टेड इनटू डैश आफ्टर एसिड हाइड्रोलिसिस। वो आपसे कह सकता है क्या बोला कि अगर साइनाइड है वो आपसे कह सकता है अमाइन में कन्वर्ट होगा, वो आपसे कह सकता है अमाइड में कन्वर्ट होगा, वो आपसे कह सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, वो आपसे कह सकता है नन ऑफ दीज। तो जवाब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां जरा ध्यान से सुने कि अगर ये रिएक्शन हम करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज बनती है जो कि अल्फा हाइड्रोक्सी। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या है 1 2 3, आपके पास क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसको जनरली हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। जी डियर स्टूडेंट, ये अक्सर एमसीक्यू आता है कि विच वुड बी, या आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग प्रोडक्ट, इज द स्टार्टिंग प्रोडक्ट टू गेट लैक्टिक एसिड थ्रू, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, तो फिर राइट ऑप्शन क्या होगा, एसिटाल्डेहाइड। वो आपसे कह सकता है अल्फा में फॉर्मल्डेहाइड, वो आपसे कह सकता है एसिटाल्डेहाइड, वो आपसे कह सकता है एसीटोन, वो आपसे कह सकता है प्रोपेनल्डेहाइड। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा एसिटाल्डेहाइड। डियर स्टूडेंट, इससे आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आप सब जानते हैं, मैं लास्ट लेक्चर में आपके साथ बात हुई थी कि मैंने आप लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो रिएक्शंस बताए थे उनमें सारे रिएक्शंस मैंने आपको बताए थे, समझाए थे, डिस्कस किए थे। उनमें फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, फॉर्मल्डेहाइड के साथ, तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। जी डियर स्टूडेंट, क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर वो एसिटाल्डेहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, और अगर वो आपके पास एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो टर्शरी अल्कोहल बनाएगा। जी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिएक्शन करवाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अल्फा आपके पास जो है प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी, एंड उसके बाद ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मौजूद होगा। तो डियर स्टूडेंट, सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ दीज का होगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन से ये प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकता है, और टर्शरी अल्कोहल भी बना सकता है। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है सोडियम बायसल्फाइड का। यहां अगर देखा जाए तो सोडियम बायसल्फाइड में से अगर जब ये रिएक्ट करता है इसके साथ, तो हमारे पास जब भी ये रिएक्शन होगा बेस कैटलाइज्ड होगा। तो यहां देखें जरा, SO3Na एक जगह पे लग जाएगा और OH जो है दूसरी तरफ होगा, यानी आपके पास आप ये कह सकते हैं जो H इस तरफ, यहां अगर देखा जाए, मैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो ये डियर स्टूडेंट इस तरह से होगा। SO, इधर देखें जरा, आपके पास यहां अगर बात की जाए तो O और साथ क्या है Na, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और ये डियर स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम बात करें इसके हवाले से, तो सल्फर यहाँ क्या करता है, हमारे पास O और H ये बॉन्ड जो है बनाता है। डियर स्टूडेंट, ये देखें पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। जब यहाँ पे बात की जाएगी तो ये यहाँ पे प्रोटॉन रिमूव होने के बाद, प्रोटॉन रिमूव होने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की कि न्यूक्लियोफाइल ने जनरेट हो रहा है, बेस प्रोटॉन को जब रिमूव कर लेगा तो डियर स्टूडेंट बाकी क्या बचेगा, SO3Na, और डेफिनेटली वो SO3Na यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जबकि प्रोटॉन जो है यहाँ पे दोबारा से अटैच हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जो है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन एक बात जरा डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर कर लें कि अगर कभी हम इस प्रोडक्ट को किसके साथ, HCl के साथ मिक्स करें, यानी HCl ऐड करें इसमें और इसे हीट करें, तो हमारे पास फिर से जो आपके पास यहां मौजूद जो कार्बोनाइल कंपाउंड था वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। हाँ जी, और उसके बाद क्या बनेगा, SO2 और NaCl वुड बी द बाय प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट, इससे आगे हमें इसके मजीद काफी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनेज़ारोज रिएक्शन,
और हैलोफॉर्म रिएक्शन। सबसे खूबसूरत जो रिएक्शंस हैं अभी हमारे बाकी हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कस करने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये बाकी रिमेनिंग जो आपके पास रिएक्शंस हैं किसके वाला, एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के, वो आपके सामने हैं। अभी इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान से सुने, ये बाकी जो रिएक्शंस रह गए हैं बेटा, ये इन सारे रिएक्शंस की जान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। जरा ध्यान से सुने, एल्डोल कंडेंसेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास जैसे कि दो एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, दो कीटोन्स हो सकते हैं, आपस में कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। डियर स्टूडेंट्स, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ये जरा ध्यान से सुन लें, एक आपके पास जो है जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर एक एल्डो ग्रुप होगा और एक ओल ग्रुप होगा। यानी आप देख सकते हैं जैसे कि रेड मार्क मैंने किया हुआ है, ये ग्रुप एल्डो ग्रुप है क्योंकि इसके एक तरफ कार्बन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन के साथ डायरेक्ट कौन अटैच है, OH, तो ये अल्कोहलिक ग्रुप है। तो मिला के ये देखें जरा, एल्ड बना और ये ओल बना, तो प्रोडक्ट वुड बी द एल्डोल। अगर यहाँ पे बात करें तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, एल्डोल होगी। और इसके कंबाइन होने को हमारे पास जब हम दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मिलाते हैं तो इसको कंडेंसेशन नॉर्मली हम बोलते हैं। जरा ध्यान से सुने, इस वजह से हम इसे एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। एक और बात अक्सर यहाँ पे MCQ के तौर पे पूछ ली जाती है स्टूडेंट्स, क्या भला, कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है कैरिड आउट, इसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म कौन से इंटरमीडिएट से आगे चलता है। तो इंटरमीडिएट का नाम अक्सर वो MCQ में पूछ लेता है, ये आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट। ये कार्बेन आयन होता है और कार्बेन आयन का वो आपसे बाज़-औक़ात पूछ लेता है कि फॉर्मूला क्या होगा, तो वो यहाँ पे मैंने शो कर दिया है CH2 नेगेटिव के साथ, ठीक है। और अगर लेट्स से कोई आपसे कह दे कि मिथाइलिन क्या है, तो मिथाइलिन ये होता है। डियर स्टूडेंट, ये बात जरा गौर से सुन लें, अगर कोई कहे मिथाइल तो वो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। अगर CH2 पे नेगेटिव चार्ज आता है देन इट इज कार्बेन आयन। डियर स्टूडेंट, इससे आगे चलते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैनिज़ारोस रिएक्शन। क्या है कैनिज़ारोस रिएक्शन? डियर स्टूडेंट, अक्सर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि इसके लिए कंडीशन क्या है। जो आपके पास रिएक्टेंट होगा उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन का ना होना, उसकी एब्सेंस, नो अल्फा हाइड्रोजन, वो तमाम के तमाम एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, डियर स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ वो कैनिज़ारोस रिएक्शन देते हैं, बाकी एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन नहीं देते। जी, इससे आगे अगर देखें तो हमारे पास दो एल्डिहाइड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड का जिक्र करते हैं। यहाँ जब फॉर्मल्डिहाइड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या मुराद है कि एक आपके पास जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की सूरत में ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट दे रहा होता है और साथ ही साथ रिड्यूस प्रोडक्ट भी देता है। दोनों काम चलते हैं, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। इस वजह से इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ देखें जरा जी स्टूडेंट्स, इनमें एक कार्बन जो है, चूंकि हमने दो यहाँ पे अगर देखें तो 2 मोल लिए हैं और 2 मोल जब हम लेंगे तो 1 मोल में एक कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस प्रोडक्ट बनाएगा और रिड्यूस प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल। एल्डिहाइड से जो रिड्यूस प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, आपके पास अल्कोहल। जबकि इसी एल्डिहाइड से जो इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है वो क्या होगा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास है NaOH, इसकी मौजूदगी में जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा वो सोडियम का सॉल्ट होगा और वो यहाँ आपके पास सोडियम, जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर्मेट है। और ये आपके पास अगर देखें आप AHC डबल बॉन्ड O और ONA आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। डियर स्टूडेंट, इससे आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर 2 मोल्स हम ले लें किसके भला, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के, तो डियर स्टूडेंट बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम करवाएं किसके साथ, NaOH के साथ, तो अगेन इट इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये भी हमें ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी देगा और रिड्यूस प्रोडक्ट देगा, क्योंकि यहाँ देखें ये आपके पास अगर हम बात करते हैं ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास कोई जो है हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। इससे आगे देखें जरा, तो हमारे पास यहाँ एक प्रोडक्ट जो बनेगा अल्कोहल बनेगा, देखें बेंजाइल अल्कोहल, और वो रिड्यूस प्रोडक्ट है। जबकि डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास सोडियम बेंजोएट जो बन रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। तो ये आपके पास था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये आपने अच्छे तरीके से, और ये आपके पास था कैनिज़ारोस रिएक्शन। ये डियर स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर वो ये बात पूछता है
नॉन जो आपके पास नो अल्फा हाइड्रोजन के हवाले से ये आपके सामने है। डियर स्टूडेंट, इससे आगे चलते हैं। रिडक्शन, ये रिडक्शन के हवाले से वो आपसे अक्सर पूछेगा रिएजेंट्स। देखें जरा, पार्शियल जो रिडक्शन होगी उसमें कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होगा, ये आपको याद होना चाहिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 जो है ये मौजूद होगा। और जब भी आप यहाँ पे इनकम्प्लीट यानी पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में। यानी इसकी रिडक्शन जस्ट एल्कोहल्स तक होगी, उससे आगे ये रिड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर एक और बात जरा करें कंप्लीट रिडक्शन के हवाले से, तो कंप्लीट रिडक्शन में हम अगर हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फास्फोरस की मदद से ये काम करें तो तब भी एल्डिहाइड कीटो एल्केन्स में कन्वर्ट होंगे। और अगर यही काम हम दो और मेथड से करें, जिनमें देखें जरा, जैसे कि हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन है और वुल्फ किशनर रिडक्शन है। डियर स्टूडेंट, इसमें भी वो आपसे रिएजेंट पूछेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये देखें रिएजेंट्स आपके सामने हैं। ये वुल्फ किशनर के लिए NaOH और N2H4 जो है इसके साथ है, जबकि ये आपके पास जिंक मैग्नीशियम HCl जो आपके पास है ये यहाँ आप देख सकते हैं क्लेमेंसन में है। डियर स्टूडेंट, इससे आगे देखें, लास्ट जो आपके पास फाइनल इस टॉपिक का आज का हमारा रिएक्शन है वो बाकी है, और वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन। जी डियर स्टूडेंट, ये बात जरा गौर से सुन लें कि हैलोफॉर्म रिएक्शन या तो मिथाइल कीटोन्स देते हैं जिन्हें हम स्मॉलर कीटोन कहते हैं, या फिर एसिटाल्डिहाइड वगैरह, या ऐसे हमारे पास जो है कि आप एक और आप अगर रिकॉल करें तो एल्कोहल्स में आपने इसे डिस्टिंक्शन बिटवीन एथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल यानी मेथनॉल और एथेनॉल की डिस्टिंक्शन के लिए भी ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ जरा ध्यान से सुने, जब हम यहाँ जैसे कि एसिटाल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH करवाते हैं तो यहाँ देखें आयोडोफॉर्म बनती है जो येलो प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में नीचे बैठ जाती है, आयोडोफॉर्म। जी, इसका नाम हमने हैलोफॉर्म इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट जो बनती है वो या फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, जनरली हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें जरा, यहाँ से एक कार्बन जो है वो अगर बात करते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हैलोफॉर्म के अंदर, जबकि बाकी जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होके HCOONA बना लेता है, 7 सोडियम आयोडाइड बनता है और वाटर के 3 मोल बनते हैं। डियर स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी है, अक्सर वो आपसे पूछ लेता है कि जनाब इसका कलर क्या है, तो इसके येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। डियर स्टूडेंट, इसके आगे अगर हम देखें जैसे कि एसीटोन है, उसमें देखें ये मिथाइल कीटोन है। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ फिर से आयोडोफॉर्म बनेगा और साथ आपके पास डियर स्टूडेंट क्या बनेगा, CH3COONA, और साथ आपके पास जो है बाय प्रोडक्ट के तौर पे सोडियम आयोडाइड और वाटर बनेंगे। डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसे हमने थॉरली एक्सप्लेन किया, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।